चलो अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के आगे के अध्याय को देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 22 को देखेंगे। अध्याय 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, ठीक है। तो इससे पहले जितने भी अध्याय प्रश्न बैंक में थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर उस वीडियो को देखना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, जैसे ही आप क्लिक करोगे पूरा आल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है प्राथमिक क्षेत्र। देखो यहाँ पे 3 क्षेत्र होते हैं, मैं तीनों क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। जो यहाँ पे माध्यमिक लिखा हुआ, ठीक है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र जितने भी है प्राथमिक क्षेत्र में वो काम आते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। जितने कौन कौन से काम आते हैं? जो प्राकृतिक होते हैं। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसमें वो सारे काम आते हैं जो औद्योगिक होते हैं, निजी होते हैं, ठीक है, वो काम आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा, मतलब लाने और ले जाने के काम को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। तो जब भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इन तीनों के माध्यम से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि प्राकृतिक संसाधन बोला है इसलिए यहाँ पे प्राथमिक आएगा। दूसरा देखते हैं, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो देखो गन्ने से हमेशा क्या बनता है? चीनी बनता है और गुड़ बनता है। तो यहाँ पे आपको चीनी और गुड़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसमें कृषि लेना है आपको, क्योंकि कृषि सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि जो है वो 54% जो है वो कृषि कार्य में रोजगार उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कृषि आएगा। चलो आगे देखते हैं, वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से के नियंत्रण से बाहर छोटी और बिखरी हुई इकाइयों की विशेषताएं हैं, ये कहा जाता है असंगठित। असंगठित का मतलब समझते हो? देखो असंगठित में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि छोटी और बिखरी इकाई, जैसे कि कोई किराना दुकान चला रहा है, कोई बड़ा सा शॉप चला रहा है, जैसे कि कपड़े दुकान, ठीक है। मॉल में भी आप जाते हो तो बहुत सारे अलग अलग दुकान आपको देखने को मिलता है। तो वही क्या है? असंगठित क्षेत्र है। वो संगठित नहीं है, असंगठित। संगठित का मतलब होता है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर या तो सरकारी सेक्टर, ठीक है। ये संगठित क्षेत्र है जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो रोजगार है वो हमेशा परमानेंट मिलता रहता है, वो होता है संगठित। मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी आप सिर्फ असंगठित को बस इतना ही जानो, ठीक है। आगे चलो, परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग, व्यापार इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आंसर लेना है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र है तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे संचार से संबंधित है, लाने ले जाने के परिवहन से। जैसे बैंकिंग भी है, बैंकिंग क्या नेटवर्किंग है, मतलब वो भी लाने ले जाने का काम करते हैं। व्यापार भी वही है, लाने ले जाने का काम परिवहन है, ठीक है। भंडारण करना, तो ये सब एक ही क्षेत्र से संबंधित है, इसीलिए ये क्या होगा? तृतीय क्षेत्र यहाँ पे आएगा। चलो आगे देखते हैं, खालिस्तान। तो खालिस्तान में पहला प्रश्न है, खालिस्तान दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिखाता होगा? जीडीपी। जीडीपी जो है ये बताता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जीडीपी जैसे कम होता है तो देश की जो स्थिति है, मतलब जो रैंकिंग है वो नीचे गिरता है, जीडीपी अधिक होने पर रैंकिंग बढ़ता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड खालिस्तान सेक्टर के उदाहरण है। तो ये सब निजी क्षेत्र है, ठीक है, निजी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। तो यहाँ पे केवल अंतिम लेना, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं, खालिस्तान सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकता, जैसे कि प्राथमिक, ठीक। तो यहाँ पे क्या लेना है? प्राथमिक सेक्टर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, माल का उत्पादन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 5वां प्रश्न, खालिस्तान सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। तो संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में क्या होता है? नियमित, जैसे कि सरकारी नौकरी लग जाना, ये क्या है? संगठित क्षेत्र, सरकार चलाता है, ये संगठित है। और इसे ही हम क्या कहेंगे? इसी को ही हम रोजगार मतलब संगठित क्षेत्र कहेंगे। देखो संगठित क्षेत्र का मतलब आप समझ गए हो ना, संगठित क्षेत्र सिर्फ एक ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी संगठित क्षेत्र है। जैसे कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारी भी संगठित क्षेत्र है, नियमित रोजगार पाते हैं। तो ये भी संगठित क्षेत्र के अंदर है। जहाँ जहाँ नियमित रोजगार प्राप्त किया जाता है वो सब के सब क्या होंगे? संगठित क्षेत्र होता है। और जो छोटे मोटे मतलब 1 महीने काम करने के बाद दूसरे में, तो वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो असंगठित क्षेत्र में मान लो। चलो आगे देखते हैं, सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखो, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सही है या गलत? तो ये सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा है, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा 1 वर्ष में 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है
सही है या गलत? ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ 100 दिन की ही रोजगार पक्का किया है उन्होंने। तो अगर यहाँ पे 100 दिन होता तो मैं मान लेता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 150 दिन है, इसलिए ये गलत होगा। चलो आगे देते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये सत्य मैंने पहले ही आपको समझाया शुरू वाले टॉपिक में। चलो आगे देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद देता है, तो ये गलत है, ठीक है, आपको ये गलत लेना है। आगे देखते हैं। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और सरकार और अक्सर नियमित नहीं होती है। तो संगठित क्षेत्र को मैंने बताया था कि संगठित क्षेत्र में नौकरी जो है वो नियमित होती है, तो यहाँ पे अनियमित कह रहे हैं, मतलब नियमित नहीं कह रहे, तो ये तो टॉपिक गलत हो गया इतने में। और इसके बाद आगे में बोला है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी कम वेतन वाली होती है, तो नौकरी तो अच्छी वेतन वाली होती है। इसमें जो भी सरकारी नौकरी पाता है वो राजे की जिंदगी जीता है, मतलब काम बहुत कम, एक बार नौकरी पा जाओ उसके बाद काम ना करना पड़े, ये टॉपिक चलता है सरकारी क्षेत्र में। इसीलिए हमारे बहुत सारे काम जो है वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है, और जो घूस का प्रचलन है इसी कारण बढ़ गया है। चलो आगे देखते हैं। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र को यहाँ पे क्या लेना है? कार्य के स्थान जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है, तो यहाँ पे ई को लेना है। असंगठित क्षेत्र क्या है? कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि अनियमित है, मतलब नहीं केवल, ठीक है, समझ गए होंगे, मैं इसको टॉपिक को पहले ही आपको समझा दिया हूँ। चलो आगे देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है, देखो सार्वजनिक अगर आएगा तो मतलब ऐसा मत समझना कि ये प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, सार्वजनिक का मतलब ही होता है सरकार के अंदर काम, तो मतलब सरकारी क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पे क्या, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को सार्वजनिक बोलते हैं। निजी, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर, तो देखो व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र को हम निजी क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तीन क्षेत्रों के उत्पादन के योग को क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं। 1973 से 2003 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो निजी क्षेत्र ने। विकसित देशों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो तृतीय क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो मुनाफा कमाना नहीं है, ठीक है, सार्वजनिक जो सरकार चलाती है वो मुनाफा कमाना नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से वो सरकारी कर्मचारी भरते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उसे कोई फायदा नहीं होता, जैसे कि शिक्षा विभाग पैसा उसे बहुत देता है शिक्षक लोगों को, लेकिन वहाँ पे कोई मुनाफा नहीं होता है। दूसरा होता है डॉक्टरी विभाग, ठीक है, वहाँ भी सरकार खुद चलाती है लेकिन उन्हें कोई मुनाफा नहीं होता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार तो चलाती है लेकिन उन्हें मुनाफा नहीं होता है यहाँ से। चलो आगे देखते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।